हाँ तो अच्छा, डे 7 के डेरिवेशन अपन यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें 3 डेरिवेशन अपन करेंगे। आज कोई भी डेफिनेशन वाली क्लास नहीं आएगी। ओके, तो ये 3 डेरिवेशन अपन को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन, है एक वायर से, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, तो अपन लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ वायर, अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लिखते हैं अ इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर। ठीक है, विच हैज, अपन एक वायर मान लिया है, उस पर अपन ने विच हैज चार्ज क्यू, उस पर अपन मान लिया उसके ऊपर क्यू चार्ज है, विच हैज चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसका मैं अभी आपको डायग्राम बना देता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन वायर है, ये मान लो हमारे पास एक वायर है और बहुत थिन वायर है। थिन वायर है तो फिर काय को थिकनेस बना रहा है तो थिकनेस, है ना। ये मान लेते हैं वायर है, इसके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है। अपन ने तो इतनी बना रखा है, अपन इसकी मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा है। तो इस पर अपन ने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ाया था जब अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर ने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका अपन कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि कंसिडर कर लिया लॉन्ग वायर जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, जो कि यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर इतना। चलिए, अब हमको पता है कि अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये क्या, कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। प्लस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसे ऊपर या नीचे, ऐसे ऊपर या नीचे, ऐसे ऊपर या नीचे, इस टाइप से बनेगी। तो इस वजह से हम एक सिमेट्रिक एक सरफेस बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे टू फाइंड, अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ, इसको मैं करूंगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long thin wire, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हम क्या कंसीडर कर लेंगे? गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। अब वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? हमने पता है गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंडर बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंडर। क्यों बनेगा उसको देखो, उसको मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बताता हूँ। सिलेंडर क्यों बनेगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकलेगी, इससे या तो नीचे निकलेगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। ठीक है, तो ऐसे करने से अपन सब सभी को मीट कराएंगे तो अपना एक सरफेस बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे अपना गॉसियन सरफेस, और जो कि इस शेप में हो जाएगा ऐसा। यहाँ सबको मिला दिया अपन ने, ऐसे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, तो इन सबको भी अपन ऐसे मीट करा देंगे, और यहाँ पर उनको ऐसे अपन ऐसे ज्वाइन करा देंगे। तो इस टाइप से अपना एक सरफेस बन जाएगा जो कि कैसा होगा? गॉसियन सरफेस होगा, और वो सिलेंडर की तरह होगा। और ये वायर हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए उसको अपन ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या, कितने कितने सरफेस है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 3 सरफेस बन रहा है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। इस सरफेस को अपन नंबर 1 मान लेते हैं कि ये सरफेस नंबर 1 हो गया, ये सरफेस नंबर 2 हो गया, कर्व सरफेस हो गया, और ये जो सर्कल है वो सरफेस नंबर 3 हो गया। तो इसके अंदर टोटल अगर हम देखें तो 3 सरफेस इसके अंदर आ रहा है। सरफेस कितने आ रहा है इसके अंदर? 3 सरफेस आ रहा है। चलिए, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पता है? THEOREN, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, जो चार्ज है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये होता है क्या? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ds मतलब एरिया वेक्टर, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास सरफेस कितने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस कितने हैं? 1 2 3 सरफेस है। ऐसे नंबरिंग आप डाल देना 1 2 3। 1 और 3 जो है सर्कल वाले हैं, और जो सेकंड नंबर का सरफेस है वो अपना कर्व सरफेस है। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे एम्प्लाई, इसको अपन ऐसे लिख देंगे, ये S1 मान लेते हैं, सरफेस नंबर 1 मान लिया इसको, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस, क्योंकि सभी सरफेस के अलावा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सरफेस नंबर 2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और प्लस सरफेस नंबर 3 दैट इज S3, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
या DS1 मान लेना इसको, आप इसको एक काम करना DS2 मान लेना, इसको आप DS3 मान लेना, है ना। और यहाँ पर आप 1 2 मत लिखना। ओके, तो ये आपके वो सरफेस 1 सरफेस 2 और सरफेस 3 के अराउंड इंटीग्रेशन, और इन सभी का सम आएगा किसके इक्वल, Q/ε0 के इक्वल। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो E और DS के बीच का हमें एंगल चाहिए, तो अपन देखते हैं एंगल बन कहाँ है। E और S1 कहाँ है वो देख लेते हैं। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, ये कलर लेता हूँ। तो देखो फर्स्ट माना है अपन ने सर्कल को, ठीक है। सर्कल का जो एरिया वेक्टर होगा, सर्कल, ये जो सर्कल है इसको अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, ये मान लो सर्कल है, ये वाला सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा सर्कल के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। ये होगा DS1 वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगी सरफेस 1 की डायरेक्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये आप मत बनाना, आप यहीं पे बनाना डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है इस साइड से। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस सरफेस के लिए भी सेम, अगर हम 3 वाला सरफेस देखते हैं, थर्ड वाला, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही है, बट इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, DS3 वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। देखो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। गॉट इट। और ये जो हमारा सेकंड सरफेस है, कर्व सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, सेकंड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, DS2 वेक्टर। ये आप घर पर ट्राई करके देखना, परपेंडिकुलर लेना होता है सरफेस के, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बट यहाँ पर 90 और ये 90 होगा, तो अपन को एंगल भी मिल गया। अब अपन इसको ओपन करते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा DS1 कितने डिग्री आ गया था, cos 90, तो ये लिख दिया अपन cos 90 प्लस सेकंड वाला सरफेस में क्या हो रहा था अपना, cos 0 बन रहा था। देखो यहाँ पे, देखो सेकंड वाला है ना, दोनों बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री, तो इसको अपन लिख देंगे DS2 cos 0 डिग्री प्लस ये लिखेंगे इसको अपन इंटीग्रेशन DS3 cos 90, ये भी 90 बना रहा था, इज इक्वल टू Q/ε0। गॉट इट। cos 90 0 होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, तो उसके लिए 0 लिखेंगे प्लस ये वाला सरफेस था, इसमें हमको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा EDS/2। गॉट इट। प्लस अगेन cos 90 की वैल्यू 0 जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू Q/ε0 दिस एम्परेज। अब यहाँ पे देखो, ये 0 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पर ये बचा। इसमें हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से बन रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, DS2 का, इज इक्वल टू Q/ε0। अब ये DS2 है क्या, देखो यहाँ पे DS2 है सिलेंडर का कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा क्या होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू हाइट, 2πr इंटू हाइट। तो हमने जो कंसिडर कर रखा था सिलेंडर को, जो गॉसियन सरफेस था, उसकी रेडियस हमने r मान रखी है, और उसके जो हाइट है उसको हमने l मान रखा है। तो देयरफॉर E एज इट इज आएगा, ये वाला, ये जो E है एज इट इज आ गया। ये इसकी जो वैल्यू है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS2, ये आ जाएगा 2πrl, टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये आ जाएगा 2πrl इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से अगर हम E इक्वल्स टू निकालते हैं, तो E इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास Q/2πrl, और ये हो जाएगा ε0। गॉट इट। एक तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, या आपको पता है तो अपन लिखेंगे सिंस हमें पता है, क्या पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू, तो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू Q/L, ये जो Q और L है इन दोनों की जगह हम लैम्डा पुट कर दें, तो जाएगा लैम्डा अपॉन 2π, ये 2π, r को मैं बाद में लिख रहा हूँ, 2πε0। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन। गॉट इट। तो बस ये है पहला डेरिवेशन। इसमें से आपको इतना सा याद रखना, सरफेस का याद रखना है, किसके बीच में कितने डिग्री एंगल बनना है। चल ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं अपन अपना नेक्स्ट डेरिवेशन, कहाँ गया ये। इसमें अपन को करना है प्लेन शीट के साथ, तो करते हैं सेकेंड डेरिवेशन को। यहाँ पर अभी हमने लिया था इनफाइनाइट लॉन्ग थिन लाइन था ना, तो यहाँ पे शीट है, तो कोई बात नहीं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर
अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन शीट मान लिया अपन ने, प्लेन शीट which has यूनिफॉर्मली, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, which has यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, उसके अपन ने पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो अपन डायग्राम बना लेगा उसका। तो मान लो ये हमारे पास एक शीट है, हाँ जी। तो ये अपन ने मान लो एक शीट ले ली और इस पे ये यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस कंसिडर कर लेते हैं कि प्लस चार्ज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आप माइनस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपन ने प्लस चार्ज कंसिडर कर लिया। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या तो वो रेडियली इस डायरेक्शन में निकलेगी या वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, दो डायरेक्शन बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस वजह से अपन क्या करेंगे, अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम से ही फाइंड करनी है, इसलिए हम एक क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड, अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ ना, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसिडर, हम एक गॉसियन सरफेस को बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो सेम ही होगा हमारा सिलेंडर, वी कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, तो कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है। और उसकी रेडियस मान लेते हैं अपन, जो अपन ने गॉसियन सरफेस माना है जिसको सिलेंडर माना है, उसकी रेडियस होगी आर और लेंथ मान लेते हैं एल। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही क्यों होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा, तो बिल्कुल उसका रीजन है आपके पास। बिकॉज देखो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो या तो इस डायरेक्शन बनेगी या इस डायरेक्शन बनेगी, मान लो या तो इस डायरेक्शन में बनेगी ऐसे, या फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पे भी जो चार्ज होगा उससे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी या इस डायरेक्शन में बनेगी। तो इससे हमने इनको ऐसे यूनिफॉर्मली अगर इसको हम ऐसे मीट करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया, बीच में बनाने के बीच में बना गया, तो ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। इसलिए हमने जो क्लोज सरफेस माना है जिसको हम गॉसियन सरफेस मानते हैं वो कैसा मान लिया हमने, सिलेंडर माना। अब इसमें भी देखो तीन सरफेस है, इसको मैं रेड कलर से कर लेता हूँ, जैसे हमने पहले वाले में देखा था, सेम इसमें भी तीन सरफेस है, ठीक है। अगर इस वाले सर्कल को अपन मान लेते हैं S1, इस वाले सर्कल को अपन मान लेते हैं S2 मान लेते हैं, और इसको अपन मान लेते हैं S, चलो इसको S2 मान लेते हैं, इसको S3 मान लेते हैं। पिछले वाले में अपन ने S1 S2 S3 माना था ना, इसलिए इसको भी S1 S2 S3 मान लेते हैं, ये मान लिया। बस अवस्था अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए तो लगाते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जैसे उसमें करा था डिट्टो सेम करना है इसमें भी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो लिखना है। क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा जो है क्लोज सरफेस वाला, इसमें हम देख रहे हैं तीन सरफेस से मिलकर बन रहा है। ये जो गॉसियन सरफेस है जो कि सिलेंडर है वो तीन सरफेस से मिलकर बन रहा है, S1 S2 और S3, इसलिए हम इंटीग्रेशन तीन सरफेस पे कर देंगे। S1 काम करो, इसको तो S2 लिखो, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे अपन, ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, प्लस दूसरा हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर सेकेंड सरफेस, प्लस तीसरा लिखेंगे अपन ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। अब अपन देखते हैं कि एंगल कितने हैं। पहले इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं अपन, बिकॉज इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा ई डी एस वन कॉस थीटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो कॉस थीटा आता है, यहाँ पे सेकंड ऐसे ही आ जाएगा ई डी एस टू कॉस थीटा, जो भी थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री जो भी आएगा वो आएगा, है ना। ऐसे ही आ जाएगा ई डी एस थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को इसमें क्या देखना है, एंगल्स देखना है कि एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, पहले S1 वाला देखते हैं, सरफेस वन वाला, इसको अपन किससे इसे कर, ये तो यूज कर चुके हैं, इसे कर लेते हैं। ये S1 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी। और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी सेम उस डायरेक्शन में आएगा DS1, इसका भी सेम परपेंडिकुलर सर्कल के।
यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में आ रही है, उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर बन रहा है ds2 वेक्टर। इस वाले सरफेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, ये आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर, ये हो जाएगा ds3 वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे भी S1 के लिए भी एंगल 0 डिग्री, बट S2 के लिए एंगल इस बार कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर देते अपन। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा E ds1 cos 0, है ना। सेकंड वाले के लिए आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा E ds2 cos 90 प्लस इसके लिए अगेन आ जाएगा हमारे पास E ds3 cos 0, गॉट इट, इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म बचेंगे, तो ये दोनों टर्म लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। ये हो जाएगा E ds1 प्लस ये हो जाएगा अपना E ds2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds1 क्या है, तो ds1 है सर्कल, ds2 कौन सा सरफेस है, वो भी सर्कल है, और दोनों सर्कल सिलेंडर के सेम होंगे क्योंकि हम गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक सरफेस कंसीडर करते हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस, क्योंकि दोनों ऐड हो गए। ई कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया हमने। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2E ये टोटल एरिया आएगा, तो टोटल एरिया को अपन मान लेते हैं S आ गया, क्या आ गया S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो पाई आर स्क्वायर आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एरिया को क्या बोल सकते हैं, सर्कल का एरिया है ना, इसलिए पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये 2E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन ये जो S है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, S जो है वो टोटल एरिया है, S क्या है, टोटल एरिया, तो ये डिवाइड कर देंगे अपन इसको, तो ये आएगा Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। अब Q चार्ज है और S जो है वो एरिया है, तो चार्ज अपॉन एरिया आपको पता होगा, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, या तो ए लिख लो चाहे एस लिख लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा, तो ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का, और ये वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अच्छा सॉलिड स्फीयर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर कंपटीशन वाला एग्जाम आप देना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसमें करेंगे कैसे अपन, इसमें अपन एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर एक अपन स्फेरिकल शेल है ना, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। एक हम स्फेरिकल शेल को कंसीडर करेंगे, और अपन ये मान लेते हैं जो स्फेरिकल शेल है उसके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हैज सिग्मा एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। देखो चार्ज डेंसिटी हम तभी मानते हैं जब वो हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा जो स्फेरिकल शेल है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए हमने उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या मान रखा है, सिग्मा मान लिया, ठीक है, गॉट इट। और अपन ये स्फेरिकल शेल है उसके अपन रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इट्स रेडियस इज आर, उसकी रेडियस अपन ने क्या मान ली है, आर। लाइक अगर एग्जांपल देखें अपन, तो ये अगर स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने आर मान लिया है, और इसके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज अपन क्यू मान लेते हैं, वो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन को कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, गॉट इट। अब इस स्फेरिकल शेल से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास तीन केस होते हैं। पहला केस होता है जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड, लाइक यहाँ पर कहीं पर होगा। दूसरा होता है कि वो सरफेस पर है, बाउंड्री पर है, ठीक है। और तीसरा होता है इनसाइड। ये तीन कंडीशंस में हमें स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ओके। तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम केस वन ले लेते हैं इसको लिख लेता हूँ मैं येलो कलर से, तो केस वन, ठीक है। उसी के लिए अपन डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बना दिया है, तो आपको जरूरत नहीं है इस डायग्राम को बनाने की, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए बना दिया। अपन केस वन का डायग्राम जो है, और केस वन क्या है, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये लिखा है आउटसाइड,
तो पहले लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट जो है लाइज आउटसाइड दी सरफेस, आउटसाइड दी शेल है, सरफेस हमारा क्या है स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के बाहर है। अब इसका अपन बनाते हैं डायग्राम, गॉट इट। चलिए तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल थी, ठीक है, जिसमें हमारा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। ये उसका हमारे पास क्या है सेंटर है, और ये उसकी रेडियस हुई कैपिटल आर, गॉट इट। अब हमें किसी पॉइंट, मान लो वो पॉइंट पी यहाँ पर है, और सर जो स्फेरिकल शेल है उसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं अपन कुछ, इसकी डिस्टेंस कितनी है आर है, डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने आर। तो यहां से अपन को एक गॉसियन सरफेस फॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी कहीं ना कहीं स्फेरिकल शेल की तरह ही होगा, देख लेना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो वो भी क्या होगा, गॉसियन सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल शेल की तरह ही होगा। तो इसमें हमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत तो देखो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लैंग्वेज लिखोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर कैलकुलेट करनी है, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट, बिकॉज हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस को। वी कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस कैसा है, तो गॉसियन सरफेस भी हमारा स्फेरिकल शेल ही है, ठीक है। तो एक हमने गॉसियन सरफेस या स्फेरिकल सरफेस मान लो, उसको अपन ने कंसीडर कर लिया है, जिसका रेडियस कितना है अपना आर है, इसका रेडियस कितना मान लिया अपन ने आर मान लिया। तो बस अपन अप्लाई कर देते हैं गॉस थ्योरम वगैरह। तो लिखते हैं नाउ वी हैव, या वी नो लिख देते हैं, वी नो क्या पता है हमें कि जो फ्लक्स होता है वो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स ही होता है। और हमको ये भी पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स को अगर हम डिफाइन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो ये होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डीएस मतलब एरिया वेक्टर, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉट इट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हमारे पास गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस स्फीयर है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ई को तो हम बाहर निकाल लेंगे। पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया ई वेक्टर और डीएस वेक्टर को मैं ऐसे कैसे लिख लूंगा, चलो तो पहले इसको ओपन करते हैं, तो ई डीएस कॉस थीटा आ जाएगा, इतना लिख लेते हैं। कॉस थीटा कहाँ से आ गया भैया, कहाँ से प्रकट हो गया कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, ये लिखो, देखो डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें एंगल क्या लेना होता है, एंगल का कोसाइन लेना पड़ता है, कॉस थीटा लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें देखना पड़ेगा एंगल कितने हो रहा है, ई और डीएस के बीच का एंगल कितनी डिग्री का है। तो देखते हैं यहाँ पर जो चार्ज ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो प्लस का है। ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, प्लस। प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो रेडली आउटवर्ड्स लाइक दिस, इस डायरेक्शन में बनेगी, कौन ई वेक्टर। और ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी सेम सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हो कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो ये जाएगा ई डी एस, यहाँ मैंने जैसे ही cos 0 रखूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये आ जाएगा ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन, गॉट इट। अब ये ई आ जाएगा बाहर, सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया हमको पता है गॉसियन सरफेस कैसा है, हमारा स्फीयर है, स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये जाएगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दिस एम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्या जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, गॉट इट। और अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जानी पहचानी लग रही है, कहीं तो हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, हाँ ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर हम देखें कि कोई स्फीयर है और स्फीयर से किसी दूर कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस स्फीयर, इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो स्फीयर होगा ना
इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। गॉट इट? समझ में आया? हाँ जी। अगर इसको हम, भैया हमने सिग्मा भी तो माना है, अगर इसको हम सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, किसके टर्म्स में लिखना चाहें? सिग्मा के टर्म्स में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका क्या आंसर आएगा? कोई बात नहीं, सर वो भी निकाल देते हैं। सिग्मा के टर्म्स में क्या आएगा लिख लेते हैं भैया फटाफट अपन। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ लिखते हैं सिंस वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अगर हम निकालने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ से चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका? गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या माना है हमने? गॉसियन सरफेस का रेडियस तो हमने स्मॉल आर माना था, बट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी तो छोटे वाले स्फीयर की है ना, क्योंकि हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो छोटे वाले सरफेस पे किया है, स्मॉल आर कैपिटल आर पर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हम सिग्मा क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह ये रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई का काम खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? दिस एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, कहाँ गया, गायब हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, उसी का फॉर्मूला है, बट ये इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज का था। ठीक है? तो ये केस 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसको एक अच्छे से फिर से देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो। वैसे तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देख लेना। केस 2, केस 2 जब पॉइंट लाई करता है सरफेस पे, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। जब पॉइंट कहां पर लाई करता है? सरफेस पर। अच्छा अब बताओ, खुद देखो डायग्राम को, देखो ये डायग्राम देखो। अगर ये जो पॉइंट पी है, अगर वो सरफेस पर आ जाए, पॉइंट पी को मैं कहां पे ले आऊं? सरफेस पे ले आऊं, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। हाँ, तो लिखेंगे जब पॉइंट सरफेस पे लाई करता है देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? पहले अपन इस वाले में रख देते हैं, क्या इस वाले में अपन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। या स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही सेम आएगा, दोनों सेम होंगे। अगर इस वाले से निकालना चाहें और करके, अगर हम इस वाले से निकालना चाहते हैं तो इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो या कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस कैपिटल आर को मैं स्मॉल आर के इक्वल करता हूँ, दोनों इक्वल है, और अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप अच्छे से याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं टीचर। गॉट इट? चलिए पेज बचाओ अभियान केस 3 यहीं पर लिख देते हैं। केस 3 कब? जब ये पॉइंट अंदर लाई करेगा, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड दी शेल या सरफेस। शेल लिख देते हैं, इनसाइड दी शेल, शेल के अंदर अगर लाई करेगा तो क्या होगा? चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अंदर वाली बात है ना, इसलिए मान लेते ये हमारा जो मेन था ओरिजिनल, जिसमें हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा था, है ना, जिसकी रेडियस हमने क्या मान रखी थी? कैपिटल आर। उसका सेंटर माना था हमने ओ, और रेडियस मानी थी हमने कैपिटल आर। अब इसके हमें अंदर चाहिए, अंदर चाहिए तो एक मान लेते हैं पॉइंट पी यहाँ पर दे रखा है। तो इससे जाता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भैया, देखो ये गॉसियन सरफेस बन गया हमारा। और इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन स्मॉल आर। इसकी रेडियस क्या मान लिया अपन ने? स्मॉल आर। गॉट इट? अच्छा भाई स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में जो चार्ज है वो तो बाउंड्री पर है, अंदर तो है नहीं। अगर हम देखें अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, क्योंकि जो चार्ज है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है? उसके सरफेस पर। तो हम लिखेंगे सिंस Q दैट इज चार्ज इनसाइड। अगर हम गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, Q इनसाइड कितना है? 0। जब चार्ज ही नहीं है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखना स्फेरिकल शेल या होलो कंडक्टर, ये बोल सकते अपन कि जो होलो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी? 0 होती है। इसीलिए
हमारा अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। इसके लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। चलो मैं उसको एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को आप देखना, आपको पता चल जाएगा हाँ सर सही बोल रहे थे। अब लास्ट क्या, अब इसका एक बार अपन ग्राफ को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ग्राफ आ जाता है। तो ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। अगर हम एक एक्सिस पे ले लेते हैं आर, है ना, डिस्टेंस, और एक एक्सिस पे ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट। तो आप देखो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। पहले इनिशियली तो वो 0 है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, और फिर बढ़ेगी, मतलब अंदर 0 है, फिर आर यहाँ पे होगी और फिर बढ़ती चली जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब इसका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 है। कब, ये सर्कल का ये सेंटर है, मतलब डिस्टेंस कितनी है 0, सेंटर से लेके ये सरफेस है, जब रेडियस कितनी बराबर होगी आर के बराबर। तो जब रेडियस आर के बराबर है, मतलब उसके सरफेस पर तो मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे पहले अगर अंदर जाते हैं तो 0 होती है, और फिर धीरे धीरे 1/r² के अकॉर्डिंग इनवर्सली वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो ये ग्राफ आप याद रखना, ई वर्सेज आर का फॉर स्फेरिकल शेल, गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के जितने डेरिवेशन थे वो कंप्लीट हो गए। हाँ जी, वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन अब रेगुलर आएगी, आपको भी इसमें डिसकंटिन्यूटी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चंस कर लेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी हैं, मतलब 2 मार्क्स के 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, डेरिवेशन तो कर ही लिए, वो क्वेश्चन और कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।